है 29% पूरे बिहार में कुल मिलाकर औसत कमी थी वर्षापात। ये वर्षा तो अमृत है, ये रहमत की बात है। जिन जिलों की स्थिति अपेक्षा ज्यादा खराब है उन जिलों में भी वर्षा हुआ है, तो जितनी फसलें लगी 91-92% आच्छादन हुआ, उसकी तो रक्षा हो ही जाएगी। रबी के लिए नमी मिल गई और जो जिस तरह से वर्षा हुई है उसमें तो ये खुशी की बात है, तो सिप करके पानी नीचे जाएगा, हमारे वाटर टेबल को भी जल स्तर को भी ठीक रखेगा। बहुत तकलीफ तो सब होती है, उसको सही स्पिरिट में लेना चाहिए। अभी आदर्श व्यवस्था कायम नहीं, कोई दावा नहीं करता है, धीरे धीरे सब स्थिति होगी। एक बहुत बड़ा ड्रेनेज का सीवरेज का योजना बन रही है और उनका रिवर बेसिन अथॉरिटी के पास मंजूरी के लिए जा रहा है, उसका डिक्लेयर तैयार है। क्योंकि पहले जो बना हुआ है ये तो फेल कर चुका है, बाकी थोड़ा बहुत कुछ इलाकों में सुधार लाकर किसी तरह से जुगाड़ टेक्नोलॉजी के सहारे चलाया जाए, लेकिन पूरा पटना का समाधान होगा उसके बाद जब पूरे तौर पर नया सीवेज का और ड्रेनेज का सिस्टम बनेगा और फिर पानी को ठीक करके ट्रीट करके नदियों में डाला जाएगा। इसके बारे में हम लोग अपनी स्थिति पहले स्पष्ट कर चुके हैं। आपने पूछ लिया तो हम दोबारा इस स्थिति को बयान कर देना चाहते हैं कि बिहार में FDI रिटेल में इजाजत देने का प्रश्न, क्योंकि हम लोग के मन में आशंका है कि इससे हमारे सारे खुदरा व्यवसायी बेरोजगार हैं, और दूसरी आशंका है कि हम तो गलवा ये किसान को गुलाम बना, उनका जो फ्रीडम है वो खत्म हो गया। शुरू में तो किसी को लग सकता है कि हमको एश्योर्ड मार्केट मिल रहा है, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा, लेकिन एक बार निर्भरता हो जाएगी, इसके बाद वो अपने ढंग से कीमत, जो प्रोक्योरमेंट की कीमत, जो खरीद की कम दर है वो निर्धारित करेगा। वो हमको गलवा किसान भी गुजर जाएगा और खुदरा व्यवसायी को गुजर ही जाएगा। और मैं नहीं समझ पाता हूँ वैसे क्षेत्रों में जहाँ पहले से पूंजी और श्रम दोनों लगा हुआ है, वहां पर विदेशी पूंजी लाने से क्या फायदा होगा। खुदरा व्यवसाय कोई आज का व्यवसाय है, नहीं जमाने का व्यवसाय है। खुदरा व्यवसाय में लोग लगे हुए हैं, अपनी जरूरत की चीज खरीद रहे हैं। खुदरा व्यवसायी कम लागत पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं, इसमें विदेशी पूंजी आ जाएगी तो इससे क्या नई चीज बताया जा रहा है और प्रोत्साहित हो सकते हैं, किसानों को फायदा हो, नई दुकानें बनेगा, किसान नहीं लाभान्वित होंगे। और मैंने बिंदु बार जब केंद्र सरकार की तरफ से पत्र आया, मैंने एक बिंदु पर अपनी राय और जो हम लोगों की आशंका है उसको हमने प्रकट किया। वो कहीं से किसान को फायदा पहुंचाने वाला, शुरू में ये हवा बांधी जाती है कि पहुंचेगा, लेकिन अंततोगत्वा वो किसान को अपने चंगुल में कस लेंगे और जो कीमत मिलेगी किसान को वो अपनी मर्जी से उसका निर्धारण बाद में करेगा। इसलिए वैसे क्षेत्रों में विदेशी पूंजी आए जहां दरकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आए, दूसरे ऐसे क्षेत्र में आए जहां पर पूंजी का अभाव है। लेकिन खुदरा व्यापार तो एक बाजार है, वो यहाँ पर कोई पूंजी लगाकर भारत पर कोई कृपा नहीं करेगा, बल्कि भारत एक बड़ा बाजार है, उस पर कब्जा करना चाहता है, तो इसकी इजाजत नहीं। उस चमकते हुए दुकान हो जाए, इससे आम आदमी के जीवन में क्या फर्क पड़ेगा? एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा कि आज थोड़ी पूंजी लगाकर लोग जो जीविका चला रहे हैं परिवार की, वो उजड़ जाएगा। तो इसलिए जब तक जो आशंकाएं प्रकट की गई है उसका समाधान केंद्र सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है, हम लोग इससे सहमत नहीं हैं। और जहाँ पर बिहार का प्रश्न है, यहाँ तो
कतई इसके लागू करने के पक्ष में। सर जो गतिरोध है क्या लगता है समय से पहले गतिरोध कहा है तो अब चला चली के बेला में कुछ कर दिखाने के मूड में कुछ भी करना है, इस मोड में लोग चले गए। मिडटर्म पोल की आशंका मेरी अपनी समझ है कि 2014 के पहले चुनाव नहीं, मेरी अपनी समझ। आपने पूछा तो व्यक्तिगत रूप से मुझको जो लगता है, कौन समर्थन वापस करेंगे? मुझको ऐसा लगता है कि जहां तक बहुमत का प्रश्न है, किसी न किसी प्रकार इसका जुगाड़ कर लेंगे। यूपीए के चुनाव समय पर होगा, मुझको ऐसा लगता है। या अगर चुनाव कराना चाहें सत्ता में बैठे हुए लोग तो एक अलग बात है, लेकिन उनको ऐसा लगता नहीं है कि खुद चुनाव कराना चाहेंगे, वो तो आखिरी कस तक नहीं छोड़ेंगे। तो क्या लगता है ममता बनर्जी हो या मुलायम सिर्फ गिदर भक्ति दे रहे हैं सरकार को? खास पार्टी के बारे में नहीं करते, लेकिन साफ है, मुझको लगता नहीं है कि कोई समर्थन वापस करने की बात कर रहा है। सब लोग अपनी बात रख रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में सरकार को अगर बहुमत प्राप्त है तो फिर चुनाव कैसे हो? लेकिन हाँ, ये मुद्दे ऐसे हैं कि इस पर लोगों को अपनी राय दृढ़तापूर्वक रखें, और जो पार्टियां उनको समर्थन देगी या जिनके सहारे ये सरकार चलती रहेगी, वे सब भी जिम्मेवार हैं। अगर इससे खुदरा व्यापारी और करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे तो उस दुर्वस्था के लिए जिम्मेवार वो लोग भी होंगे जो इस सरकार को चलने दें, वो अपनी जगह पर सकते हैं। लेकिन अभी तक के वक्तव्यों से ये नहीं लगता है कि कोई समर्थन वापस ले रहे। मुख्यमंत्री शिंदे जी का बयान आया था कि लोग वक्त के साथ सवालों को भूल जाते हैं, कोर्ट्स को भूल गए, कोलगेट को भी लोग भूल जाएंगे, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2014 का इंतजार करने से लोग भूलते हैं कि सवाल उनसे पूछते हैं। ये इतने विरोध के बावजूद भी दबाव क्या है? जो पूरा विदेशी मीडिया में आलोचना हुई, जो लोग चाहते थे कि एफडीआई में रिटेल में एफडीआई की इजाजत दी जाए, वैसे तमाम लोग जो दुनिया भर के लोग हैं उसके पक्षधर लोगों ने एक माहौल बनाया। जिस दिन से माहौल बनाना शुरू किया, इनको अंडर अचीवर और कई तरह की बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को कही गई। उसी समय ये बात थी कि इनको चढ़ा करके ये काम करवाएंगे, परंतु गत्वा वही हुआ। तो दबाव है ये तथाकथित जो लिबरलाइजेशन की जो धारा है उसका जो एक दबाव, और लिबरलाइजेशन पे भी ये तो बिल्कुल जिसको कहिए तो मेरी समझ से तो ये आत्मघाती कदम। भाई पूंजी कहाँ आ रही है? लोग यहाँ के बाजार पर कब्जा करें, पूंजी आ रही है, ये तो कभी की बात है, तो बहाना। वो यहाँ के बाजार पर कब्जा करके मुनाफा कमाएंगे, यहाँ के पैसे को लेकर जाएंगे। यही से तो शुरुआत होती है। कहाँ शुरुआत होती है? बाजार से शुरुआत होती है। दुनिया भर का इतिहास, तो भारत में एक बहुत बड़ा बाजार है, उस पर कब्जा करने की नीयत है। ये कोई विदेशी पूंजी थोड़ी आ रही है, हमारा अर्थतंत्र को मजबूत करने वाला ये कदम थोड़ी। आप दूसरे क्षेत्र में आता तो बात समझ में आती कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तो यहाँ से तो उखड़ के बाहर जाएगा नहीं। अगर बुनियादी ढांचे में पैसा लगता तो यही रहता, तो उसमें तो पैसा लग नहीं रहा है। पैसा कहाँ लग रहा है? तो खुदरा व्यापार में क्या होगा? तो मुनाफा वो कहाँ जाएगा? विदेश का की पूंजी लगेगी तो विदेश में चला जाएगा, बहुत सहज बात है। और कहने की बात है किसान यहाँ पैदा कर रहा है और उनको कीमत मिल रही है। धीरे धीरे जो कई प्रकार के इंटरवेंशन हो रहे हैं, इसलिए उनकी आमदनी बढ़ेगी और वो तो टिकाऊ रणनीति के अंतर्गत ही किसानों की माली हालत में सुधार होगा और होता जाएगा। न कि इस तरह का कोई अचानक आपने किसी इलाके में दे दिया
कि आप इस तरह की चीज़ों को पैदा करिए, आपको इसकी कीमत अच्छी मिलेगी। तो शुरू में तो लोग पैदा करेंगे, बाद में क्या, बाद में तो उनकी निर्भरता हो जाएगी। स्वाभाविक है, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। उनका समर्थन करना स्वाभाविक है, वो तो इसमें एक मौका देते हैं कि शायद चांस मिल जाए, बढ़ चढ़ करके बोलेंगे। सारण डिस्ट्रिक्ट में 54 बस खड़े लालू जी 3 साल से एमपी फंड का उपयोग नहीं किया था, अब बस खड़े स्टूडेंट्स के लिए अरे एमपी फंड से तो देते ही रहते, एमपी फंड से क्या करेंगे, लेकिन बस का रख रखाव, बस के ड्राइवर का खर्चा, पेट्रोल डीजल का खर्चा, इसका भी जिस स्कूल को दे रहे हैं वो स्कूल समझे या देने वाले समझे। भाई बस फेंक देने से तो नहीं होता है ना, बस पानी पर तो चलेगा ना, हवा पर चलेगा नहीं। अब बच्चा तो चलाएगा नहीं बस को, उसके लिए ड्राइवर चाहिए, उसके लिए ड्राइवर का सहायक चाहिए, समय समय पर उसका मेंटेनेंस चाहिए। इस खर्चा का भी प्रबंध साथ साथ कर देना चाहिए देने वाले को। साइकिल का जवाब बस एक बड़ा अच्छा आपको वाकया सुना देते हैं। हम एमपी थे तो मेरे क्षेत्र में एक एमएलए ने क्या किया, बड़ा होशियार था, बाद में उसका चुनाव रद्द हुआ, आपको मालूम होगा। तो हम घूम रहे थे तो कहा कि भाई एमएलए साहब कहे हैं कि हम मिट्टी का काम करवा देंगे इस सड़क में, एमपी साहब से पक्कीकरण का पैसा ले लीजिए। गाँव के लोगों ने कहा, हमने कहा उल्टा कर दीजिए, हम मिट्टी का काम करा देते हैं, उनसे पक्का कर लीजिए। ये पूरे प्रोजेक्ट में मिट्टी के काम का खर्च था 10%। तो ये सब चीज में कैपिटल एक्सपेंडिचर तो थोड़ा सा होता है, मेंटेनेंस होता है, उसकी बात है। आजकल आपको ऐसा तो खुला नहीं है, साइकिल से तुलना करो, चला था चुनाव में कि मोटरसाइकिल देंगे छात्रों को, तो वो ड्राइव किया कि लड़का बच्चा सब मोटरसाइकिल चलाएगा तो उसको तो ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं मिलेगा, तो स्कूल के बजाय सब थाना में रहेगा, अब मोटरसाइकिल चलाने का पानी से इसका प्रबंध करते हैं। तो ऐसा होशियारी है, वो सब समझते हैं। साइकिल इकोलॉजी को ठीक रखता है, स्वास्थ्य को ठीक रखता है, आत्मविश्वास आता है, एक जिसको कहते हैं उसके अरमानों के पंख लगते हैं। और इसकी शुरुआत हमने की थी लड़कियों से, वो कितना बड़ा प्रतीक है नारी सशक्तिकरण का। और आप आज देख रहे हैं कितना ज्यादा इस एक कार्यक्रम से नारी शिक्षा को कितना बढ़ावा मिला। 1,70,000 लड़कियां थी क्लास 9 में 2007, अब 6.5 लाख से आगे बढ़े। तो ये सब चीजें होती है, साइकिल नहीं है उसका पूरा का पूरा, एक सिर्फ बाइसिकल नहीं है, और साइकिल और चक्र, पर्यावरण है, स्वास्थ्य है, आत्मविश्वास है, अरमानों के पंख लगते हैं, ऊंची उड़ान के बारे में। सर, गिरिराज बाबू ने बड़ा धूमधाम से नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया है और यहाँ तक कि उन्हें भावी प्रधानमंत्री तक की संज्ञा दे दी है। मनाया है बड़ा धूमधाम से, भावी प्रधानमंत्री, लेकिन उसने अपने शिकायत क्या केक नहीं खिलाया। आपसे तो कुछ बधाई जी बिल्कुल बधाई, बिल्कुल बधाई। भावी दिन प्रधानमंत्री पर सबको बधाई एक दूसरे को देना चाहिए, हमारी भी बधाई है। इन्होंने आधिकारिक बयान भी दिया है भावी प्रधानमंत्री। तो वहाँ पर आप दोनों मिल ही लीजिएगा। अधिकार यात्रा को निकलने वाले तैयारी, हाँ बिल्कुल, अधिकार यात्रा पर निकलेगा, सिर्फ एक दिन हमने स्थगित किया 20 सितंबर को, चूंकि उस दिन एनडीए के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। ये जो डीजल एलपीजी की कीमत की बढ़ोतरी या कोटा सिस्टम लागू करना और दूसरा रिटेल में एफडीआई के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया गया एनडीए के द्वारा, इसलिए 20 सितंबर का सिर्फ कार्यक्रम हमारा स्थगित रहेगा। लेकिन हम अपने
तय कार्यक्रम के मुताबिक कल रात में बेतिया पहुंचेंगे और परसों से बेतिया और मोतिहारी की यात्रा करेंगे। एक दिन स्थगित रहेगा, फिर 21 तारीख जो प्रोग्राम उस हिसाब से। गृह मंत्री सुशील शिंदे ने भी बहुत सारी कंपनियों को कोल ब्लॉक आवंटन के लिए रिकमेंड किया हुआ है, उनका भी नाम अब आ रहा है। असल बात है कोयला का कहानी दूर है, इतना आप ही लोगों के बीच कितना बार हम कोयला मांगे, बिहार के पावर प्रोजेक्ट के लिए कोयला कितना मांगे, तो बिहार को नहीं मिला और न जाने की कोयला मिल गया, तो सब बातें आगे रही। पार्टी में क्या कला संस्कृति मंत्री BSICC की जो बैठक हुई थी, जो लोग आए थे सर पे, उन्होंने काफी आश्वस्त थे यहाँ पूरी व्यवस्था बनेगा। बिजली पर बोले तो बहुत लंबी चर्चा हुई, क्या लगा सर पूरे बिजली के बारे में जो निश्चित लिए गए हमने उनको पूरी जानकारी दी और काफी कॉन्फिडेंस उनसे बढ़ा और बिजली के बारे में आपके समक्ष भी कर बिजली के हर क्षेत्र में चाहे जनरेशन के लिए सब ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सब चीजों पर हमारा जो काम चल रहा है, वैसा समझते थे कि अगले 3-4 वर्षों में दिल्ली के मामले में हमारे काफी बढ़ जाएगा। और अच्छा एक मीटिंग और होगी के बाद, और फिर हमने ये भी कहा है कि हमारी जो नीतियाँ हमारे जो काम इसको आप देख लीजिए, इसमें और क्या करना चाहिए जिससे निवेश प्रोत्साहित है। और दूसरी बात है कि आप सबने देखा कि एक CNBC आवाज के कार्यक्रम में जिस तरह से विशेष राज्य के दर्जा की बात और पूरे तौर पर समर्थन था बिहार जैसे राज्य को मिलना चाहिए, क्योंकि एक ऑफ स्टेज में हमारे ऐसी स्थिति में इस समय अगर मदद मिलता है तो काफी सहायक है। तो काफी अच्छी बैठक हुई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन कलाकार परिषद और लोगों में काफी उत्साह और काफी सकारात्मक लोगों का सोच है। तो ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में निवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी। जमीन की समस्या बताई जमीन की समस्या कोई बहुत ज्यादा बात नहीं हुई, तो राज्य की पॉलिसी को भी बता दिया गया, लेकिन उसमें से एक ने तो ठीक कहा कि हमको तो 10 दिन में जमीन मिला है।